Welcome back, you all students. Today is the day 3 and for second semester. We are going to cover today first aid and health. I would like to request all the students whose microphone is still on, kindly mute them up, or I am just going to mute them all, and kindly unmute it only when it is necessary to put a question. During my presentation, I would like to request you all keep your microphones on, and until or unless I ask you all to unmute and speak, then only you have to unmute. Otherwise, keep your microphone in mute state now. Okay. So the unit is first aid and health. इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं. हम यहाँ से स्टार्ट होते हैं कि हमारे आज के टॉपिक्स इसमें हम क्या कवर करने जा रहे हैं. तो इसमें जो आपकी स्क्रीन पर नहीं आ रही. सॉरी सर स्क्रीन नहीं आ रही. स्क्रीन नहीं आ रही है. आ रही होगी. और लोग देख पा रहे हैं. आ रही है. यस सर आ रही है. सभी के पास आ रही. तो आपके नेटवर्क में कुछ दिक्कत होगी. यस सर. नाउ सी हियर. फर्स्ट है फर्स्ट एड रिलेटेड टू पॉइजनिंग. अगर कोई गैस कहीं पे गैस लीकेज की वजह से पॉइजनिंग होती है, इंजेक्शन गलत लगने की वजह से होता है, स्किन पॉइजनिंग होती है, या कुछ हमने निगल लिया ऐसा जो हमारे ट्रेकिया में गले की नली में फंस गया, या नाक में कुछ फंस गया, या आंख में कुछ गिर गया, ऐसी स्थिति में हम पॉइजनिंग में क्या करेंगे. फर्स्ट एड रिलेटेड टू वाइट्स एंड स्टिंग्स. अगर कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई जानवर, कोई ये हमें काटते हैं, स्नेक्स वगैरह या इंसेक्ट्स, तो हम क्या करें. इंपॉर्टेंट है काफी टॉपिक. बेसिक ऑफ सेंस ऑर्गन्स. हमारे सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं आप जानते होंगे सभी लोग. आई, ईयर, नोज, स्किन एंड क्या रह गया. पांच है ना. टंग रह गई. यस. उसे मिला के हमारे 5 ऑर्गन्स होते हैं. इनसे रिलेटेड अगर फर्स्ट एड कोई जरूरत पड़ती है तो हम क्या करें. स्वैलोड फॉरेन ऑब्जेक्ट्स. अगर कोई बाहरी चीज आ गई जो आपने निगल ली है और आपके पेट में चली गई, जैसे कई बार बच्चे कील तक निगल लेते हैं और ऐसी स्थितियां खड़ी हो जाती हैं. कुछ भी खराब चीजें ले जाते हैं जो पचा भी नहीं सकते अंदर, तो प्रॉब्लम खड़ी होती है. इन कंडीशंस में हम क्या करें. टॉपिक्स कवर्ड. अब इसमें जो हम कवर करेंगे वो उसके अलावा और क्या है. स्पेसिफिक इमरजेंसी सिचुएशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. विशेष ऐसी समस्याएं जहां पर आपको एक बहुत ही इमरजेंसी की स्टेट खड़ी होगी, वहां पे हम क्या करें. ये इमरजेंसीज कौन कौन सी हैं. आपके कॉलेज में या जहां आप काम करते हैं वहां पे दिक्कत आ जाए, आपके कॉलेज में आग लग जाए आपके क्लासरूम में, या छत गिर पड़े, या जहां काम कर रहे हैं वहां पे कोई गैस लीक हो जाए, या कुछ भी हो, या रोड या ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हों, या इमरजेंसीज इन रूरल एरियाज की हों, डिजास्टर एंड मल्टीपल कैजुअलिटी एक्सीडेंट्स, ट्रेन पलट गई, या कोई प्लेन क्रैश हुआ, या कुछ भी हुआ. नेक्स्ट ट्राइएज. यू नो ट्राइएज क्या होता है. इसमें हम बड़ी घटना की स्थिति में स्थिति को जानने की कोशिश करते हैं, ये कैसे और किस तरीके से कहां से हुआ. ये वर्ड इंग्लिश का नहीं है, दूसरी लैंग्वेज से आया, आगे आएगा तो इसे हम एक्सप्लेन करेंगे. नेक्स्ट है इमरजेंसी चाइल्ड वर्क. कई बार क्या होता है, पेशेंट को लेके जा रहे होते हैं हम प्राइमरी सेंटर पे, हेल्थ सेंटर पे, और इतना टाइम नहीं होता है और रास्ते में ही बच्चा जो है अब वो पैदा हो जाता है. अगर ऐसी कोई इमरजेंसी खड़ी होती है तो हम क्या करें. और आप में से काफी लोगों ने पिक्चर देखी होगी 3 इडियट्स, है ना. जी सर. तो आपको पता होगा वहां ऐसी इमरजेंसी थी और क्या हुआ. ऑनलाइन हेल्प के द्वारा उस पोजीशन को हम कोप अप कर सके. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, ERSS. इसको अच्छी तरह समझ के चलिए. इसकी हमेशा जरूरत रहती है. आप अपने घर पे ये नंबर्स नोट करके रखिए. मैं एक स्पेशल क्लास बनाऊंगा
इस ERSS पे, जिसमें मैं आपको सभी तरीके की इमरजेंसीज के बारे में बताऊंगा। आपका मोबाइल चोरी हो जाए, मोबाइल हैक हो जाए, अकाउंट से पैसे निकल जाएं, या कोई किसी भी तरीके की क्रिटिकल इमरजेंसी हो, आप कहीं पे ऐसे फंसे हुए हैं रात में कि आप अकेले हों और आपको किसी की हेल्प चाहिए, रास्ते में आप हैं और एक्सप्रेस वे पे हैं, आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है, ऐसी कोई भी स्थितियां अगर खड़ी होती हैं, तो इन स्थितियों को हम कैसे मीट आउट करें, इन स्थितियों में हम कैसे काम करें, ये हमें देखने की जरूरत होती है। तो देखो, इफ यू रिक्वायर इमरजेंसी असिस्टेंस फ्रॉम पुलिस, फायर और रेस्क्यू, किसी से भी, तो आप क्या करेंगे, 11 को डायल करें, या आपके स्मार्टफोन में जो बटन है उसे 3 बार कॉल करें, तो वो क्या होता है, इमरजेंसी कॉल में चला जाता है। और इन केस फीचर फोन, प्रेस 5 और 9 की टू एक्टिवेट पैनिक कॉल। अगर आपके पास में स्मार्टफोन नहीं है, फीचर फोन है, तो भी आप 5 या 9 को प्रेस करके इस सर्विस को ले सकते हैं। लॉग ऑन टू ERSS वेबसाइट एंड प्लेस योर SOS रिक्वेस्ट। इमरजेंसी सपोर्ट सर्विस की जो वेबसाइट है, उस पे आप जाएं और वहां से आप सपोर्ट ले सकते हैं। अब आप में से किसी को भी नहीं पता होगा कि इमरजेंसी वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं और वहां से किस तरीके से आपको क्या क्या सपोर्ट मिलता है। SOS क्या है, इसके बारे में पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। 112 सर्विस है, सारी सर्विस तरह की हेल्प ये प्रोवाइड करेगी। यहाँ से अगर आपको किसी के बारे में, जैसे कोई फीमेल है, उसको कोई प्रॉब्लम है, या बच्चे को किसी को प्रॉब्लम है, तो चाइल्ड केयर या वुमेन्स पावर केयर को भी आप यहाँ से कॉल करके उनसे असिस्टेंस ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि उनका नंबर आपको मालूम हो। और मैं बताऊंगा कि कितने सारे ऐप्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अवेलेबल करवाए हैं ऑनलाइन, वो लड़कियों को अपने मोबाइल में डाल के रखना चाहिए। आप, कई सारे ऐसे ऐप्स हैं कि आप जान सकते हैं कि आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है, कहाँ पे कैसे कंप्लेंट करें, और कौन नियरेस्ट आपका हेल्पिंग सेंटर हो सकता है। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से बहुत सारे अवेलेबल जो मोबाइल ऐप्स हैं उनका यूज करना होगा। कौन कौन से होंगे, मैं स्पेशल क्लासेस से हट के दूंगा, जैसे मैंने आपको बताया इससे पहले भी। आगे बढ़ता हूँ। पॉइजनिंग बाई स्वेलिंग, गैसेस, इंजेक्शन एंड स्किन। अगर इन तीन की वजह से कोई इमरजेंसी खड़ी होती है, तो हम क्या करें। सबसे पहले, जिस व्यक्ति ने कोई भी ऐसी गैस इनहेल कर ली है, या कोई हार्मफुल ऐसा टॉक्सिन या मटेरियल उसने क्या किया है कि उसके रीच में पहुंच गया है, जिसकी वजह से उससे दिक्कत हो रही है, तो आप डायरेक्टली उसे सीधा आप जाके कूद पड़े, ऐसा कभी ना करें। ऐसी स्थिति में जहाँ पे गैसेस की बात हो, स्पेशली इंजेक्शंस वगैरह को मेंटेन किया जा सकता है, स्किन की प्रॉब्लम्स को किया जा सकता है। गैसेस की इमरजेंसी में फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव टू इंश्योर योर सिक्योरिटी, देन यू शुड एंटर इन। देन सेकंड, आइडेंटिफाई द पॉइजन। अगर पॉइजन की स्थिति है, तो आप पता करें कि पॉइजन कैसा है, वो उसके कंटेनर को देख के आपको पता लग जाएगा। डू नॉट ट्राई टू मेक पर्सन वॉमिट। देखिए, एक आम तौर पर अवधारणा ये होती है कि अगर किसी ने जहर ले लिया तो उसे वॉमिटिंग इतनी करवाओ कि वो जहर बाहर निकल जाए। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं, वॉमिटिंग आप करवाने की जबरदस्ती कोशिश न करें, जब तक उसे खुद को वॉमिट नहीं आती है तब तक। आप ऐसा चाहें कि वॉमिट करेगा उसका पॉइजन निकल आएगा, उल्टा हो सकता है। आप ऐसा ना करें। मेडिकल असिस्टेंस इस पोजीशन में जितनी जल्दी हो सके वो लेने की कोशिश करें। नेक्स्ट आप देखेंगे तो कीप द पर्सन काम। उस व्यक्ति को आप शांत रहने के लिए प्रेरित करें कि कोई दिक्कत नहीं है, हमारी डॉक्टर से बात हो गई है, डॉक्टर आ ही रहे होंगे, टीम पहुंच रही होगी, एम्बुलेंस आ रही होगी। नहीं भी आ रही है तो भी उसे आप फॉल्स एश्योरेंस दें कि हाँ ऐसा हो गया है। कॉन्टेक्ट पॉइजन से कंट्रोल। पॉइजन कंट्रोल सेल्स हैं, आपको नहीं पता कि कहाँ हैं, कैसे हैं, ये आज का चैप्टर भी नहीं। कैसे करेंगे मैं पहले भी कह चुका हूँ, अलग से मैं वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। व्हेन कॉलिंग फॉर हेल्प, प्रोवाइड एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल। जब भी आप कॉल करें तो आप जितना हो सके उतनी इंफॉर्मेशन मैक्सिमम उसको बताएं कि कौन है आदमी, कहाँ पे है, कैसा है, उसकी एज क्या है, वेट क्या है, उसका वजन क्या है, और उसकी अभी स्थिति क्या है। और अगर आपका कोई जानने वाला है तो आप डॉक्टर को जरूर बताएं कि उस बंदे को किन दवाइयों से, किन चीजों से एलर्जी होती है, जिससे दवाई देने के समय को वो ध्यान रखे। जैसे किसी को क्या होता है, कभी डायरिया हो जाता है, डायरिया में कुछ टैबलेट्स ऐसी हैं जो बंदे को बहुत ज्यादा रिएक्शन करती हैं,
वो अगर दे दी गई तो उसके लिए मौत भी स्थिति बन जाएगी। एडमिनिस्टर फर्स्ट एड आप दें, लेकिन फर्स्ट एड तभी दें जब आप उसकी जानकारी रखते हो। विदाउट जानकारी के जो टॉप इमरजेंसीज हैं, पॉइजनिंग वगैरह है, उसमें फर्स्ट एड आप अपनी आइडिया से न दें। अब इसमें क्या, इफ द पर्सन हैज बीन एक्सपोज्ड पॉइजन थ्रू द स्किन और आईज, अगर आंखों में या स्किन पे कोई पॉइजन पड़ गया है तो आप क्या करें? उसको पानी से धोते रहें, 10-15 मिनट तक उसे पानी से आप धोएं। लेकिन किन स्थितियों में अगर कोई एसिड है या और इस तरीके की चीजें होती हैं, उनमें ये पानी भी दिक्कत कर सकता है। तो हमें ये देखना है कि पोजीशन कैसी है और जानकारी हो तभी करें। अदरवाइज मेडिकल असिस्टेंस के लिए आप एफर्ट्स करें जितने कर सकते हैं। अगर कुछ निगल लिया है पॉइजन के कोई इसने, तो आपको ये देखना है क्या वो कॉन्शियस है, बेहोश तो नहीं हुआ है। और अगर वो बेहोश नहीं हुए हैं, अलर्ट हैं, तो आप उसको डाइल्यूट करके पानी दे सकते हैं। अगर वो पीना चाह रहा है तो जबरदस्ती न करें, ठीक है। और कोई भी चीज खाने के लिए न दें। और वो अगर अनकॉन्शियस स्टेट में है और उसको दौरे जैसे पड़ रहे हैं, फिट्स वगैरह पड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप मेडिकल इमरजेंसी को ही कॉल करें। मॉनिटर द पर्सन, उस व्यक्ति के ऊपर लगातार निगाह रखें कि उसकी क्या स्थिति हो रही है। और ध्यान रखें उसको बेहोश होने से बचाएं जहां तक संभव हो। और बेहोशी से बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका सीपीआर है, आप सभी को मालूम है। और सीपीआर आप लोग सीख चुके हैं। कितने लोग जानते हैं सीपीआर क्या है? Cardiopulmonary resuscitation. यस, इसमें क्या होता है? So we provide oxygen artificially by the mouth एंड and pump the chest regularly 30 to 40 times. yes, 30 to 40 time you have to pump up the chest and then you have to provide oxygen through mouth or nostrils, है ना? And it should be repeated again and again. तो ये सीपीआर इंपॉर्टेंट चीज है, हर किसी को पता होना चाहिए, है ना? प्रोवाइड रीएश्योरेंस, उसको लगातार तसल्ली देते रहें कि बस आने वाली है हेल्प आपके लिए। अब आप क्या ना करें, आप पॉइजन की स्थिति में अपने आप को अगर जानकारी नहीं है तो अपने नॉलेज का इस्तेमाल न करें, मेडिकल असिस्टेंस के लिए कोशिश करें। और किसी भी तरीके से कोई भी दवाइयाँ जो जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है वो आप उसे न दें। और किसी भी तरीके से आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि डॉक्टर से आप सलाह ले पाएं। पॉइजन कई तरीके से हो सकता है। देखिए, स्वेलिंग, आपने कुछ निगल लिया, कोई सब्सटेंस चला गया। इनहेल, आपने कोई गैसेज या हार्मफुल चीजें कर ली, या कोई गलत इंजेक्शन लग गया, या इन्फेक्शन के टच में आपकी स्किन आ गई, इनसे भी जहर हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, पॉइजन बाय स्वेलिंग, अगर हमने कोई ले लिया है तो ये आपको मालूम है पूरा क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। तो ये एलिमेंट्री कैनाल अप टू एनस पूरी ये प्रभावित होगी। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? सबसे पहले इमरजेंसी को डायल करना है और वॉमिटिंग के लिए उसे बार बार कहें ना। रिमूव द सरफेस, अगर कोई ऐसी सरफेस ऐसी जो पॉइजनियस है और वहां पे अभी भी पॉइजन अवेलेबल है तो उसे साफ करने की कोशिश करें। और शांति बनाए रखें जहां तक संभव हो। आप बहुत परेशान ना हो और आप परेशानी जाहिर न करें जिससे पेशेंट और ज्यादा घबरा जाए। पॉइजनिंग बाई इनहेलिंग, अगर कुछ आप खा लेते हैं गलत, उससे आपको पॉइजन होता है या कोई गैस कहीं रिलीज हो रही है तो आप उससे जितना दूर हो सके उतना दूर जाने की कोशिश करें। फ्रेश एयर प्रोवाइड करने की कोशिश करें, विक्टिम अफेक्टेड है उसे सीपीआर उसको दें और उस क्षेत्र में खुद एंट्री न करें। पॉइजनिंग बाय स्किन कांटेक्ट, अगर स्किन कांटेक्ट होने से कोई पॉइजनियस पोजीशन खड़ी होती है तो आप सबसे पहले क्या करें? वो कपड़े भी उसी संपर्क में आए होंगे, उन कपड़ों को सबसे पहले उतार के चेंज करें। और अगर उसमें आप हेल्प देने जा रहे हैं तो आप कोशिश करें ग्लव्स और मास्क वगैरह पहन के आप एंट्री करें। और जहां तक संभव हो अगर पानी उस पर आप डाल सकते हैं तो रेगुलर 15 मिनट तक आप ऐसा कर सकते हैं।
किसी भी स्थिति में आप क्या करें, अगर केमिकल न्यूट्रलाइजर्स आपको यूज कर रहे हैं तो आपको पता नहीं है कि कौन सा केमिकल किसे न्यूट्रलाइज करेगा या उसको एज ए कैटलिस्ट काम करेगा, तो आप ये जब जानकारी हो तभी यूज करें। ऐसे सभी केसेस में मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत होती है और उसी को ही कॉल करना चाहिए, और मेडिकल इमरजेंसी ही इस कंडीशंस के लिए फिट है। आप अपने एक्सपीरियंसेस को ज्यादा यूज न करें अनलेस यू आर ट्रेंड। एनिमल बाइट्स, स्नेक बाइट्स, इंसेक्ट एंड स्टिंग्स एंड बाइट्स। देखिए इनमें बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज होती है, इस पर आप जरा ध्यान दीजिए। वो ये है कि अगर कोई इस तरीके का आपको डंक मारता है, चाहे वो मच्छर हो चाहे कुत्ते ने काटा, तो इसमें ये स्थिति मच्छर वाली या मधुमक्खी वाली या और जो वो होती हैं येलो कलर की जो स्टिंग्स मारती हैं, तो उनके लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि डू नॉट यूज ट्वीजर्स एज दे कैन स्क्वीज मोर वेनम इनटू द वोन्स। अगर किसी ने डंक मारा, ततैया ने डंक मारा और आपने उसको किसी चिमटी से दबा के बाहर निकाला, तो चिमटी से जब आप दबाएंगे तो उसके डंक में और जो मौजूद होगा जहर वो भी आपकी बॉडी में चला जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करें, क्रेडिट कार्ड आपके पास में हो, अब क्रेडिट कार्ड जरूरी नहीं है, या नाखून के जो नाखून है उनसे निचले सिरे से दबा के ऊपर की तरफ खींचे, इस पे ध्यान रखें। या कोई भी ऐसी चीज हो जो उसे अंदर की तरफ ना दबाए, बाहर की तरफ ले जाए, उसको यूज करें। एरिया को वॉश करें लगातार जहां तक संभव हो, और उसको कोल्ड कंप्रेस आइस भी उसको यूज कर सकते हैं, जो पेन बढ़ रहा है और स्वेलिंग बढ़ रही है उसके लिए। और इसके साथ ही रिलीवर टैबलेट्स वगैरह भी ले सकते हैं। स्नेक बाइट में आप क्या करें, स्नेक बाइट में आमतौर पर बहुत ज्यादा जो स्नेक्स होते हैं वो बहुत जहरीले नहीं होते, लेकिन उनका काटने का डर ही बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से आमतौर पर ज्यादातर लोग मर जाते हैं। ऐसी पोजीशन में आपको ध्यान रखना है कि डरे ना, शांति बनाए रखें, और वो ज्यादा एरिया में न फैले। उसके लिए आप क्या करें, ज्यादा मूवमेंट बॉडी में ना हो, और कोशिश करें कि देखिए आमतौर पे कहा ही जाता है कि सांप काट ले या बिच्छू या कोई ऐसा हो तो उस एरिया पे कट लगाकर वहां से जितना खून हो सके उसे सक करें, उसके साथ वेनम भी बाहर आ जाएगा। लेकिन इनका कहना अलग है, इनका कहना है कि ऐसा न करें, ऐसा करेंगे तो स्थिति और भी ज्यादा खराब होगी। क्या करें, अगर किसी ने कोई ज्वेलरी पहन रखी है या टाइट कपड़े पहन रखे हैं तो उन्हें जरूर उतरवा दें, क्योंकि स्वेलिंग निश्चित आएगी, और स्वेलिंग आएगी तो उनके लिए परेशानी खड़ी होगी। और इसके साथ 112 को आप हमेशा याद रखें, उसे कॉल करें। नेक्स्ट है, अगर कोई कुत्ते वगैरह काटते हैं तो क्या करना है आपको। सर क्वेश्चन है। यस। सर कहते हैं कि बी स्टिंग्स पे उसमें फॉलिक एसिड होता है, सो यू कैन पुट बेकिंग सोडा ऑन दिस, और काफी लोग करते भी हैं। हाँ सर बिल्कुल इज इट ऐसा, राइट और रॉन्ग? हाँ कर सकते हैं उसमें, बिल्कुल। तो यहाँ सर पे इसमें देखिए, यहाँ पे भी बता रहे हैं, देखिए अगर कुत्ता वगैरह काटता है या कोई ऐसे डॉग्स या कैट्स वगैरह काटते हैं तो आप इस पे साबुन से अच्छी तरह से धो सकते हैं, क्योंकि इसमें भी साबुन में क्या होता है, कास्टिक सोडा ही होता है ना। वेज। हाँ, तो ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए आप क्या करें, उसको दबा के रखें उससे ऊपर अच्छी तरीके से, जिससे जो आर्टरीज के थ्रू ब्लड आ रहा है वो रुक सके। और इसके लिए क्लीन क्लॉथ का यूज करें जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन और डेवलप ना हो, और मेडिकल असिस्टेंस जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी को कोशिश करें आप लेने के लिए। और कभी भी जब कोई कुत्ते या आवारा जानवर इस तरीके काटते हैं तो उसे आप हल्के में न लें। आपको लगता है कि थोड़ा सा दांत लगे, कोई ज्यादा गहरा जख्म नहीं है, दांत लगना ही पर्याप्त नहीं है। इनके मुंह में जो बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें रेबीज कहते हैं कुत्ते वगैरह और जानवरों में। वो रेबीज अगर आपकी बॉडी में एंटर कर गए तो एंटी रेबीज वैक्सीन अगर आपने नहीं लगवाई तो उसका फिर कोई इलाज नहीं है, वो बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन खड़ी हो जाती है। ये है टिक बाइट्स। अब टिक क्या होते हैं, ये ऐसी होती हैं कि आपके बॉडी में गड्ढा कर लेती हैं, अंदर घुस जाती हैं बॉडी तक के।
खून निकालते निकालते। कुत्तों में ज्यादातर ये होते हैं। और जैसे जुए होते हैं लोगों में, जुओं को क्या कहते हैं इंग्लिश में, मालूम है ना? क्या भाई, जब आपसे पूछा जाता है तो आप जरूर बोलिए, जुए को क्या कहते हैं? लाइस। यस। तो वो भी हमारी स्किन तक में घुस जाते हैं। ऐसे में आपको क्या करना है, आपको रिमूव द टिक। सबसे पहले उनका जो डंक उन्होंने मारा है उसको आप निकालिए, या तो बहुत अच्छी ट्विजेस हों जिनसे नीचे से पकड़ के उन्हें निकाल सकें, क्योंकि इनका मुंह तक अंदर तक घुस गया होता है। और डू नॉट ट्विस्ट और जर्क, एज दिस कैन लीव द टिक माउथ पार्ट इन द स्किन। किसी भी तरीके से झटके के साथ उसे या ट्विस्ट करके न निकालें। अगर ऐसा हुआ तो इनका माउथ का कुछ पार्ट आपके बॉडी में ही रह जाएगा। जैसे डंक मारते हैं कई इंसेक्ट्स, तो उन्हें जब आप मारते हैं तो वो तो मर जाते हैं, आधा शरीर उनका टूट के आगे आ जाता है, आधा उसी में डंक, खास करके ततैया वगैरह जो हैं वो उसी में ही रह जाता है। क्लीन द एरिया, वॉश द वाइट एरिया विथ सोप एंड वाटर। तो यहाँ भी ध्यान रखिए, अगर टिक वाइट्स हैं, डॉग वाइट्स हैं, या किसी भी तरीके के हमारे जो एनिमल, पेट एनिमल्स हैं, उनका काटना हो, चाहे चूहे का भी काटना हो, तो ये सब चीज इसी रेंज में आते हैं। सीक मेडिकल असिस्टेंस। तो इसको आप रखिए। और साथ में ये जो चीजें हैं, अगर उसको किसी के काटने के बाद में सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या स्वेलिंग हो रही है, या ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो आपको इमरजेंसी में कॉल करना है और डॉक्टर की असिस्टेंस की ही जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट एड रिलेटेड विद द सेंस ऑर्गन्स। तो सेंस ऑर्गन्स सब आपको मालूम है, ये 5 हमारे सामने हैं। कहीं भी इनमें अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो अवॉइड रबिंग, इन्हें आप रगड़े ना। आंख में अगर कुछ पड़ गया तो आप रगड़ेंगे तो वो एक तरीके से क्रैश होगा, इंजरी और बढ़ेगी। स्किन पे होगा तो भी होगा। आईज, इसमें आपके ईयर्स में कुछ अगर चला गया और आप लकड़ी से निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सब चीजें आपको दिक्कत में पहुंचाएंगी। सो टेक केयर। नेक्स्ट इज फर्स्ट एड रिलेटेड विद सेंस ऑर्गन्स। आप सेंस ऑर्गन्स आपको मालूम ही, जो आपके ईयर इंजरी अगर हुई है तो रजिस्टर अर्ज टू रिमूव द ऑब्जेक्ट योरसेल्फ। अगर किसी भी स्थिति में कोई इमरजेंसी ऐसी आपके सामने आई तो कोशिश करें आप अपनी तरफ से उसको निकालने की कोशिश न करें, आप प्रोफेशनल डॉक्टर की ही हेल्प लें। नाक में अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, इसे एपिस्टेक्सिस बोलते हैं, नाक की ब्लीडिंग को। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें, लीन फॉरवर्ड एंड पिंचिंग द नॉस्ट्रल्स कैन हेल्प कंट्रोल ब्लीडिंग। माउथ एंड डेंटल इंजरीज शुड बी ट्रीटेड बाय राइजिंग विद वार्म वाटर। आपके मुंह में या डेंटल इंजरीज कोई है तो हल्का गर्म पानी आप लें और उसके कुल्ले करें। और इसके साथ ही अगर कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो उसको आप थोड़ा सा दबा के भी, कंट्रोल प्रेशर के साथ भी कर सकते हैं। स्किन के मामले में आपको कोल्ड वाटर यूज करना है। और इसके साथ ही प्रायोरिटी फिर आपकी यहीं पे वही होनी है कि आप फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देने के बाद में डॉक्टर का ही वेट करें। बेसिक ऑफ सेंस ऑर्गन्स, फॉरेन ऑब्जेक्ट्स इन आई, ईयर, नोज और स्किन एंड सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। ये कुछ चीजें रिपीट हो रही हैं, तो वही है सब। बेसिक ऑफ सेंस ऑर्गन्स आपने ये भी देखे हैं पिछली उसमें, मैंने बताया आपको। अब है यहाँ कुछ फर्स्ट एड के तरीके दिए गए। अगर आंख में कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट पड़ जाए तो आप क्या करें। आप कोई क्लीन वाटर लें या सलाइन लें, उसमें आंख को खोलें और आंख को धीरे से उसमें घुमाएं, उसको रगड़े नहीं किसी भी तरीके से। केमिकल अगर कोई एक्सपोजर है तो ऐसी स्थिति में आप आंख को पानी में धोएं लगातार, और आईलिड्स को आप पानी के अंदर ओपन करें और पानी को ज्यादा ज्यादा टच में आने दें। ब्लोज और ट्रोमा, कोल्ड कंप्रेस का यूज करें, लेकिन आंखों पर या ऐसी किसी भी जगह पर जो आई इंजरीज हैं उसको दबाने की कोशिश न करें और ना ही रगड़ने की कोशिश करें। अगर हमारे आँख कान में होता है, कुछ फंस गया है, तो भी हमें अपना कोई उसमें फर्स्ट एड भी आप देना कुछ पॉसिबल नहीं है, आप डॉक्टर से ही संपर्क करें। अगर कान की कोई विशेष स्थिति की खड़ी होती है, ब्लीडिंग हो रही है या और कोई इंजरी है, तो आपको मेडिकल हेल्प ही लेनी है।
नाक में अगर ब्लीडिंग होती है, एपिस्टेक्सिस जैसा मैंने अभी बताया था आपको, इसको बोलते हैं नाक फूटना। कुछ लोगों को गर्मी के दिनों में ज्यादा गर्म होने से नाक से खून बार बार आने लगता है। ऐसी स्थिति में कई बार ऑपरेशन भी करवाना पड़ता है और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक कॉटरी ऑपरेशन जो होता है वो। कईयों में साइनस की प्रॉब्लम भी हो जाती है, साइनसाइटिस हो जाता है और उसमें छींकें बार बार आने से यहाँ की नस जो है वो कई बार कमजोर पड़ जाती है, फट भी जाती है, ब्लड उसकी वजह से भी आने लगता है, तो उसका ऑपरेशन ही एक उपचार होता है। माउथ एंड डेंटल इंजरीज, अगर आपके माउथ में किसी तरीके की कोई ब्लीडिंग है या कोई और दिक्कत हो रही है, कोई कट लग गया, कोई बड़ा कुछ खास हो गया, तो आपको डॉक्टर से ही मिलने की जरूरत है। अगर कोई आपका दांत टूट गया किसी खास वजह से, ध्यान देना इस पे, गलती से कहीं चोट लगी और दांत टूट गया, तो आप उसी जगह पे उसी सॉकेट में जहां से दांत निकला है उसको रख के दबाने की वही कोशिश करें, और फिर भी अगर दांत निकल के बिल्कुल मुंह से बाहर ही आ गया है तो क्या करना है, उसे दूध में डुबो के रखें या सलाइवा में, एंड सीक इमीडिएट डेंटल केयर। आपको मालूम है, आपका अगर उंगली कट के भी गिर जाए, बट विद इन ड्यू टाइम अगर आप डॉक्टर से संपर्क कर लें और आपकी सर्जरी हो जाए तो वो री एस्टेब्लिश हो सकती है। वंस की स्थिति में एरिया को ठंडे पानी से 10 से 20 मिनट तक आप करते रहें, और लैक्रेशंस की पोजीशन में आप क्या करेंगे कि जो इंजरी है उसके आसपास के जो ऑर्गन्स हैं उनको जेंटल प्रेशर के साथ आप दबा के रखें जिससे ये लैक्रेट ना हो सके। आगे नेक्स्ट में फॉरेन ऑब्जेक्ट्स इन द आई, ईयर, नोज और स्किन, टॉप ऑफ फॉरम, ये वही सब चीजें हैं, रिपीट हो रही हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। फॉरेन ऑब्जेक्ट्स इन द ईयर, अगर कान में कुछ भी है तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करेंगे, है ना, मेडिकल हेल्प की ही आपको जरूरत पड़ेगी, किसी भी तरीके के ट्विजर्स या और ऑब्जेक्ट्स को आप यूज ना करें। फॉरेन ऑब्जेक्ट ऑन दिस इन द स्किन, अगर हमारी स्किन पे कुछ लग गया है, फॉरेन ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इनके लिए आप हाथ धो के अच्छी तरीके से साबुन से और उन चीजों से धोइए। स्किन को इंस्पेक्ट करिए कि किसकी वजह से हुआ है। आप जबरदस्ती अगर कोई ऐसा आउटर ऑब्जेक्ट है उसे हटाने की कोशिश न करें। ब्लीडिंग हो रही तो रोकने की कोशिश करें, और मेडिकल अटेंशन की आपको जरूरत है। मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए 112 आपको पता ही है। नेक्स्ट है फर्स्ट एड फॉर समवन हु हैज swallowed a foreign object depends on several factors including the size and nature of the object and the individual's age and symptoms। अगर किसी ने कुछ निगल लिया है तो कई चीजें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है, कि उसकी एज फैक्टर क्या है, बच्चा है, बड़ा है, या कौन कैसा है, इन सब चीजों को ध्यान रखना है। प्रिवेंटिंग फॉरेन ऑब्जेक्ट्स इंजेक्शन इज द बेस्ट अप्रोच। ये सबसे अच्छी अप्रोच है कि जो ऐसी चीजें जो हम इंजेस्ट कर सकते हैं गलती से उन्हें दूर रखें। खास करके बच्चों के पास में कोई गोलियां हैं या दवाइयां हैं कुछ ऐसी आपने उनकी एक्सेस में रख दी तो वो दवाई खा लेंगे और उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। कोई जैसे कल अपन लोग सॉरी दूसरा बैच था उसमें था ट्रेडिशनल गेम्स, तो ट्रेडिशनल गेम्स में कंचे आते हैं, कंचे रखे हैं, बच्चा आराम से मुंह में डालेगा और तुरंत वो उसके अंदर चला जाएगा और एयरवे उसका चोक हो जाएगा और प्रॉब्लम होगी। कभी भी ऐसी स्थिति बनती है तो सबसे पहले क्या करें, स्थिति को समझें क्या है, क्या उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खांसने में दिक्कत हो रही है, या गले में कुछ फंस रहा है, या कुछ बहुत ही ब्रीदिंग ज्यादा हो रही है और उसको जलन भी हो रही है। अगर पर्सन चोक हो रहा है तो आप क्या करेंगे, देखो इसको एब्डोमिनल थ्रस्ट कहते हैं, ध्यान रखिए इसको, और इसको मेन्यूवर भी कहते हैं, हैमिक मेन्यूवर, ये दो सब ध्यान रखिए, एब्डोमिनल थ्रस्ट और हेल्मिक मेनूवर। इसमें क्या होता है कि अगर इसको गले में कुछ रुकावट और दिक्कत महसूस हो रही है तो आप क्या करें, इस बंदे को यहाँ हाथ भी लगा सकते हैं, आप वो नीचे झुकाएं और इसके पीछे यहाँ पे प्रेशर के साथ इसको मारें और पुश करें इसको, जिससे अगर कुछ आ, ऐसा कोई मटेरियल है जो इसके गले में फंस रहा है वो ऊपर या नीचे आएगा जाएगा। और ऐसी स्थिति में अगर पता लगे वो अनकॉन्शियस हो रहा है और वो लगातार उसकी स्थिति खराब हो रही है, देन यू हैव टू गिव सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी
रिसोसिएशन, जो सभी को पता लग चुका है। इफ द पर्सन इज नॉट चोकिंग, अगर उसका गला बंद नहीं हो रहा है तो आप क्या करें, इनकरेज द पर्सन टू कप फोर्सफुली, जहां तक संभव हो काफी तेजी से खांसे जिससे वो चीज फंसी है वो निकल आए। जैसे इस बच्चे को आप देख रहे हैं, अब ये एक माला है, उसके ये अगर टूट जाए तो ये खा लेगा निश्चित रूप से। तो इन चीजों से इन्हें बचा के रखना है। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो खाने के बाद में एक्सरे वगैरह करके ही पता लगेगा कि क्या हुआ और प्रॉब्लम क्यों हो रही है। डू नॉट, ऐसी स्थिति में आप क्या करें, अपनी तरफ से कुछ भी करने की कोशिश ना करें जब तक मेडिकल असिस्टेंस ना आ जाए। अगर पता है तो ही उस चीज का यूज करें। और अगर फॉरेन मटेरियल हमने कोई खा लिया है गलती से किसी तरीके से, तो क्या करें कि डॉक्टर से ही सलाह लें और डॉक्टर जैसा करे उसी के हिसाब से उसको करें, अपनी तरफ से कुछ भी करने की कोशिश न करें। स्पेसिफिक इमरजेंसी सिचुएशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इसमें नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे आप। तो सबसे पहले क्या, प्रिपेयर्डनेस। आपके स्कूल कॉलेज में या ऑफिस में या घर में अगर कोई इमरजेंसी खड़ी हो, उसके लिए आप कितने तैयार हैं, कितनी देर में उस इमरजेंसी के प्रति आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं, और कितनी देर में आप रिकवर कर सकते हैं उसको, और प्रिवेंशन मिटिगेशन, कैसे उससे बचा जा सकता है। इन चीजों पर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता होती है। इमरजेंसीज एट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड वर्क, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या जहां कहीं हम काम करते हैं वहां पे अगर कोई दिक्कतें आती हैं तो हम क्या करें ऐसी स्थिति में। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में या वर्क में फायर ड्रिल्स एंड इवैक्यूएशन प्लान्स, अगर आग लग जाती है तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, हम लोगों को सुरक्षित वहां से कैसे निकालेंगे। आपका जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है या स्कूल या कॉलेज है, क्या वो इस तरीके से बना हुआ है कि इमरजेंसी में मैक्सिमम लोग वहां से निकल सकें, और लिफ्ट वगैरह अगर काम नहीं कर रही है तो क्या क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। और एक्टिव शूटर और इंट्रूडर ड्रिल्स, इनमें क्या होता है कि इमरजेंसी की स्थिति में जो सहायता देने वाले हैं वो कैसे आप तक पहुंच सकते हैं। मेडिकल इमरजेंसीज को आप कैसे सुनिश्चित करेंगे, अगर कोई नेचुरल डिजास्टर कैलेमिटी है तो उसमें हम क्या करें। साइबर सिक्योरिटी की पोजीशन में हम क्या करें, अगर हमारा कंप्यूटर हैक हो जाता है, मोबाइल हैक हो जाता है, बैंक अकाउंट हैक हो जाता है, तो हम क्या करें, साइबर अटैक से कैसे बचें। आपको मैं बताऊंगा कि एक साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस का कार्यक्रम होता है, एब्सोल्युटली फ्री है, आप सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा उसके बारे में। अभी आगे बढ़ता हूँ। इमरजेंसी एट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो ये वही हैं 4 स्टेप जो अभी आपने पिछले में देखे थे। नेक्स्ट है वर्क प्लेस में अगर कोई होता है तो बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, नो योर रिस्क। आप अपने आसपास के बारे में जागरूक हों और आपको पता होना चाहिए कि वहाँ क्या क्या खतरे संभव हैं। आप अपनी कम्युनिटी को उसमें इन्वॉल्व कर पाएं। और शालिनी, ज्यादा देर तक क्लास नहीं चलेगी, अब थोड़ा टाइम और लगेगा। Communicate with your family and school, protect yourself with your family, assure water and food, live with resilience। तो ये चीजें वर्क प्लेस में आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। मैं फास्ट खींच रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये, इसलिए भी जल्दी चल रहा हूँ मैं, और कोर्स भी कंप्लीट करना है। वर्क प्लेस में फायर सेफ्टी, वर्क प्लेस वायलेंस प्रिवेंशन, अगर वर्क प्लेस में कोई घटना घटित होती है, कोई एम्प्लॉयज के साथ मारपीट करता है, या बैंक में कोई झगड़ा हो जाता है ग्राहक और बैंकर्स के बीच में, तो बैंकर्स के अन्य एम्प्लॉयज ऐसी पोजीशन में क्या करें, क्या उन्हें करना चाहिए। और अगर फिर भी कोई दिक्कत बड़ी खड़ी हो गई है, और ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर्स, ये प्लस एम्प्लॉयज ट्रेंड इन सीपीआर, एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर्स, इनके बारे में लार्जर वर्क स्पेसिस अगर हैं तो सीपीआर और एडीज, इनका उनके एम्प्लॉयज को ट्रेंड होना चाहिए। स्पेसिफिक इमरजेंसी में वही है, मैक्सिमम चीजें केमिकल स्पिल्स हैं, बाई चांस कोई केमिकल जो मटेरियल रखा है वो फैल जाए, या कोई मटेरियल जिसमें आग लगने से और ज्यादा बड़े एरिया में फैले, कोई प्राकृतिक आपदा हो, साइबर सिक्योरिटी हो, पेंडेमिक हो जैसा हम लोगों ने कोविड-19 अभी झेला था, या
अटैक हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? 15 मिनट पकड़। रोड एंड ट्रैफिक माइक्रोफोन किसी का ऑन है? आप ऑफ रखिए प्लीज। मुझे ऑफ करना पड़ेगा। ये लोग भूल जाते हैं कि क्लास चल रही है और बहुत सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ट्राई टू बी अटेंटिव बिकॉज इट इज नॉट यू ओनली। रोड एंड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में हमें पता होना चाहिए कि एक्सीडेंट की पोजीशन में हम तुरंत हेल्प कैसे कर सकते हैं और उन एक्सीडेंट्स में सुरक्षा को सबसे पहले कैसे सिक्योर किया जाए। ये नहीं कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और आप साइड में आगे बैठ गए, रास्ते में और गाड़ियां आ रही हैं तो उनके लिए भी आप दिक्कत पैदा करेंगे। खुद के लिए तो है ही, तुरंत आप जो भी पहले नियम आपको फॉलो करने हैं, अपने आप को बचाना है और औरों को भी बचाना है। और 911 को हमेशा याद रखेंगे और आप नियरेस्ट जहां से आपको सुरक्षा मिल सकती है वहां जाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है परफॉर्म ए प्राइमरी सर्वे DRAVC। इस ड्रॉबैक को आप ध्यान रखिए। वैसे आपको ध्यान नहीं रहेगा, ड्रॉबैक ध्यान रहेगा। ड्रॉबैक किसी की भी चीजों की कमजोरियां होती हैं। अब यहाँ पे ड्रॉबैक में आपको DRAVC लेना है। D से डेंजर, R से रिस्पॉन्स, A से एयरवेज, B से ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। किसी भी स्थिति में, गंभीर स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि खतरा कितना बड़ा है। रिस्पॉन्स जो अफेक्टेड है, प्रभावित आदमी है, वो रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है। आप उससे कुछ प्रश्न पूछेंगे, उसे हिलाएंगे डुलाएंगे, कोई रिस्पॉन्स दे रहा है, सांस चल रही है कि नहीं चल रही है और नब्ज उसकी चल रही है नहीं चल रही है, तो एयरवे और ब्रीदिंग उसकी है कि नहीं, सर्कुलेशन है कि नहीं। तो इसे ड्रॉबैक करके ध्यान रखें। DRVSC, D फॉर डेंजर, R फॉर रिस्पॉन्स, एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग एंड C फॉर सर्कुलेशन। इन 5 चीजों को हमें एश्योर करना होता है कि क्या उस बंदे के अंदर ये 5 चीजें अगर पहला तो डेंजर, मिनिमम आप अपने आप को सुरक्षित करें। रिस्पॉन्स जितनी जल्दी आप दे सकें और जो विक्टिम है वो दे पा रहा है, हाँ वो कह रहा है कि मैं ठीक हूँ, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सांस सबसे पहले देखें उसकी चल रही है और नहीं चल रही है तो CPR आपको मालूम है, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन इन सभी में। कुछ इंजरीज हैं जिनमें आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे अगर पता लगे कि इसका पैर टूट गया या बैकबोन में कोई चोट आई है और आप उसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये और भी ज्यादा स्थिति खराब होगी। इसलिए सबसे पहले कोई भी असिस्टेंस देने से पहले पता लगे कि आप उसकी स्थिति और खराब कर दें, आप उससे पूछें कि उसे कहाँ प्रॉब्लम है, कैसी प्रॉब्लम है, मूव कर पाने की स्थिति में है कि नहीं, अगर कर पाने की स्थिति में है तो किस तरीके से बेहतर मूव कर सकता है, आप उसे कैसे हेल्प दे सकते हैं, ये तमाम सारी चीजें। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रोवाइड एड विद इन योर ट्रेनिंग एंड कैपेबिलिटी। जितनी आपने ट्रेनिंग ली है और जितनी आप में क्षमता है उसी के तहत आप हेल्प प्रोवाइड करें। आप ऐसा ना करें कि कोई पानी में डूब रहा हो और आप जंप लगा दें उसे बचाने के लिए, तैरना आपको भी नहीं आता। और जब तक प्रोफेशनल असिस्टेंस नहीं पहुंचती तब तक आप उसको शांति प्रदान करने की कोशिश करें और प्रयास करें कि खुद भी उसे सहयोग करें और खुद भी कंट्रोल में रहें। इसके साथ ही ये सेशन यहाँ कंप्लीट होता है। आई थैंक यू ऑल the participants who were joining in this session. Apart from that, I would like to inform सर कितना टाइम लगेगा? कंप्लीट हो चुका है प्रेजेंटेशन, है ना। मैं एक चीज अब आपसे कहना चाह रहा हूँ जिस पे आप ध्यान रखिए। आज तो टाइम ज्यादा हुआ, कल आपका 8 बजे से क्लास होगी, ठीक है। और कल काफी सारा मैटर हम कवर करेंगे। कितने बजे तक? 8 से मे बी पॉसिबल 9:30 तक। थोड़ा सा एक चीज है थोड़ा सा जिस मैटर पे मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूँ, अभी आप लेफ्ट ना करें, है ना। थोड़ा सा 2 मिनट वेट करें, मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करना चाह रहा हूँ।